नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देंगे जो अपने समय से कहीं बहुत आगे थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही और सच कहूं तो आज भी अपने ढेरों राज सीने में छिपाए हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले का एक महानगर, एकदम प्लान्ड, खूबसूरत और ताकतवर। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं थी। ये एक हकीकत थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये पूरी की पूरी दुनिया हमारी नजरों से पूरी तरह गायब थी। गायब। और फिर सिर्फ 100 साल पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला। और उसके ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदड़ो मिला। बस इन्हीं दो खोजों ने इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोल दिया जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सच में अपने समय से मीलों आगे ले जाती है। और वो थी उनकी कमाल की, मतलब अविश्वसनीय सिटी प्लानिंग। देखिए, उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों जैसे थे। कोई भूल भुलैया नहीं, सब कुछ एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बना था। मतलब सड़कें एक दूसरे को एकदम सीधी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। हर शहर के 2 मेन हिस्से होते थे। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। इसका फैलाव देखिए, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गुजरात तक। तो ये जो शहर के 2 हिस्से थे ना, इनका अपना अपना काम था। एक था सिटाडेल या गढ़, जो ऊंचाई पर बना होता था। ऐसा मानते हैं कि यहाँ या तो शासक वर्ग रहता था या फिर जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं। और हाँ, यहीं पर वो मशहूर ग्रेट बाथ भी मिला है। और फिर दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन, यानी निचला शहर, जहाँ आम लोग, हम आप जैसे लोग अपने घरों में रहते थे। और अब सुनिए एक और कमाल की बात। उनकी इंजीनियरिंग का लेवल तो देखिए। उन्होंने जो ईंटें बनाई थीं, वो चाहे किसी भी शहर में मिली हों, हर एक ईंट का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था, 1:2:4। सोचिए जरा, आज से 4,500 साल पहले इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन। ये दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना जबरदस्त था। यही नहीं, उनका ड्रेनेज सिस्टम, ओहो, वो तो अपने आप में एक मिसाल था। दुनिया का सबसे एडवांस्ड प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम। हर घर, सोचिए, हर एक घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा था, जो सारा गंदा पानी शहर से बाहर ले जाती थी। ऐसी साफ सफाई की व्यवस्था दुनिया में हजारों साल तक किसी और सभ्यता में देखने को नहीं मिली। तो शहर तो इनके बेमिसाल थे, ये तो साफ है। पर सवाल ये उठता है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्या करते थे वो? चलिए, अब जरा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। उनकी जो इकोनॉमी थी ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, जाहिर है, खेती-बाड़ी। वो लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। दूसरा था पशुपालन, मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। और तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प, वो था उनका ट्रेड। उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा था, मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। और इसी खेती से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हड़प्पा के लोग ही थे जो दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने वाले थे। सोचिए, सबसे पहले इस एक चीज ने ही दुनिया भर के व्यापार और टेक्सटाइल की पूरी कहानी बदल कर रख दी। अच्छा, अब ये जो ट्रेड करते थे उसके लिए इनके पास प्रॉपर टूल्स भी थे। इनकी टेराकोटा की मोहरें बहुत मशहूर हैं, जिन पर जानवरों की आकृतियां बनी होती थीं। पूरे साम्राज्य में वजन और माप के लिए एक जैसे बाट इस्तेमाल होते थे। इससे क्या होता था? लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम फेयर ट्रेड। और हाँ, तांबे और कांसे के औजार, सुंदर सुंदर मनके और गहने, ये सब बताता है कि वो कितने माहिर कारीगर भी थे। कुल मिलाकर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज की तस्वीर सामने आती है। ठीक है, तो हमने उनकी शहर और कामकाज को तो देख लिया। अब जरा थोड़ा और गहरा उतरते हैं उनकी कला, उनकी संस्कृति और उस एक सबसे बड़े रहस्य की तरफ जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, उनकी भाषा। अगर उनके समाज की आत्मा को समझना है तो हमें उनकी कला और उनकी मान्यताओं को देखना होगा। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, एक मातृदेवी की, पशुपति की, जिन्हें कई स्कॉलर्स भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं, और पेड़ों और जानवरों को भी पवित्र मानते थे। और उनकी कला, अरे वाह, कांसे की वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति या प्रीस्ट किंग का स्टैचू,
ये सब उनके हुनर की गवाही देते हैं। और एक बहुत ही खास बात, खुदाई में हथियार बहुत ही कम मिले हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि ये एक शांतिप्रिय समाज रहा होगा, जहां शायद जाति जैसा कोई सिस्टम भी नहीं था। तो जैसा मैंने कहा था, उनका एक सबसे बड़ा रहस्य है उनकी भाषा। उन्होंने लिखने का एक अपना ही तरीका निकाला था, जिसे हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या चित्रलिपि कहते हैं। मतलब वो लिखने के लिए शब्दों की जगह तस्वीरों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, और ये लिखावट हजारों मोहरों और टैबलेट्स पर मिली है। मोहरों पर तो ये मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनमें कौन सी कहानियां बंद हैं, कौन से कानून लिखे हैं, या उनका पूरा इतिहास आखिर है क्या? और जवाब ये है कि हम नहीं जानते। यही तो इस सभ्यता का सबसे गहरा राज है। आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। उनकी आवाज, उनकी बातें, उनकी पूरी दुनिया, सब कुछ इन छोटे छोटे सिंबल्स में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई हैं। और ये अनसुलझी पहेली हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। एक ऐसी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? अचानक, बिना कोई ठोस वजह बताए ये लोग कहाँ चले गए? देखिए, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि जिन नदियों के किनारे वो बसे थे, शायद उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जमीन बंजर हो गई। या ये भी हो सकता है कि बार बार भयानक बाढ़ आती हो, या फिर क्लाइमेट चेंज, मौसम बदला और खेतीबाड़ी चौपट हो गई। ये भी मुमकिन है कि इन सब वजहों से उनका जो ट्रेड था वो ठप पड़ गया और उनकी इकोनॉमी ही बैठ गई। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, कि बाहर से आए आर्यों ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार इस थ्योरी को नहीं मानते। अब यही माना जाता है कि उनके पतन की वजह प्राकृतिक या आर्थिक ही रही होंगी। तो कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता क्या थी? ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड, ऑर्गेनाइज्ड और शांतिप्रिय लोगों की कहानी है, जिन्होंने सही मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की नींव रखी थी। उनकी सिटी प्लानिंग, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका ट्रेड, ये सब आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या हम कभी हड़प्पा की पूरी कहानी जान पाएंगे? क्या कभी हम उनकी भाषा को पढ़ पाएंगे? या फिर उनके राज हमेशा के लिए जमीन के नीचे ही दबे रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें रोमांचित भी करेगा और सोचने पर मजबूर